हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट के एग्जाम के पैटर्न के बारे में। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरी सभी क्लासेस के अपडेट्स आपको वहीं पर मिलेंगे। पूरा कोर्स लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी गई हैं एंड मेरी बुक्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, बहुत सारे लर्नर्स को एक मिथ रहता है कि जो यूजीसी नेट का आपका सिलेबस होता है उसमें 10 यूनिट्स होते हैं, पेपर 1 के और पेपर 2 के। तो बहुत सारे लर्नर्स को ऐसा लगता है कि जो एग्जाम है उसमें सभी यूनिट्स से बराबर के क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं। जैसे कि आपका पेपर 1 है, लेट्स सी। तो पेपर 1 में टोटल होते हैं हमारे 10 यूनिट्स, देयर 10 यूनिट्स, ठीक है। तो अगर 10 यूनिट से 5-5 क्वेश्चन वो हर एक यूनिट से पूछेगा तो टोटल हो गए 50 क्वेश्चन। और पेपर 1 में होते ही आपके 50 क्वेश्चन हैं। ऐसा लगता है लर्नर्स को कि हर एक यूनिट से बराबर के क्वेश्चंस आएंगे और टोटल बन जाएंगे पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस और पेपर 2 में आपके होते हैं 100 क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपका रहता है 150 क्वेश्चंस आते हैं टोटल। हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 नंबर का होता है, मतलब टोटल 300 मार्क्स होते हैं और टाइम मिलता है आपको 3 आवर्स का, यानी कि 180 मिनट का, 180 मिनट का, ठीक है। अब ये जो चीज़ हमने कही कि हर एक जो यूनिट है उससे आपको 5-5 क्वेश्चन आएंगे तो 100 बन जाएंगे, 50 बन जाएंगे, ये एक मिथ है, ऐसा होता नहीं है। बराबर का वेटेज नहीं दिया जाता। बहुत सारे केसेस में एनटीए क्या करता है, पेपर 1 में वो टीचिंग एप्टीट्यूड से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना। रिसर्च से एक भी नहीं पूछेगा, या हायर एजुकेशन से ज़्यादा पूछ लेगा, कम्युनिकेशन से 2-3 ही पूछेगा। तो ऐसी चीज़ें एग्जाम में नॉर्मली देखी जाती हैं। तो सभी यूनिट्स को बराबर का वेटेज नहीं दिया जाता, ठीक है। यूजली पेपर 2 में भी, इकोनॉमिक्स में भी ऐसा ही होता है। इस बार उन्होंने स्टैट्स इकोनोमेट्रिक्स से ज़्यादा स्टफ पूछ लिया था, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा बिल्कुल भी स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते कि अगर आप कहें कि हम 10 में से 6-7 यूनिट कर लेते हैं और 3-4 यूनिट्स छोड़ देते हैं तो हम एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। ये स्ट्रैटेजी एक बिल्कुल ही जिस इरेलीवेंट स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल काम नहीं आएगी। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं, हर यूनिट से बराबर क्वेश्चन आने ही आने हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आपको यूनिट छोड़कर नहीं जाना। ये चीज़ मैं बहुत बार अपने लेक्चर्स में बोल चुकी हूँ कि आपको कोई एक पर्टिकुलर यूनिट छोड़ने का टारगेट नहीं रखना होता। आपको अगर कुछ छोड़ना ही है, कुछ लीव भी करना है, तो आप इरेलीवेंट स्टफ लीव कर सकते हैं। इरेलीवेंट स्टफ आपको कैसे पता चलेगा? 2 चीज़ों की मदद से, एक पीवाईक्यूज और एक सिलेबस। इन दोनों चीज़ों को अपने सामने रखना है। अब आपके सिलेबस में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो पिछले 3-4 वर्षों से कभी एनटीए ने पूछे ही नहीं है। आप उस चीज़ को सिलेबस में छोड़ सकते हैं, उस चीज़ को अपने सिलेबस में मार्क कर सकते हैं। ये चीज़ से एनटीए नहीं इंटरेस्टेड है, इससे पूछ नहीं रहा, यू कैन लीव दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। बट पूरा यूनिट छोड़ना कोई बिल्कुल भी एक सही सलाह नहीं है। और यहाँ पे एक और चीज़, जैसे कई लर्नर्स बोलते हैं कि क्या हम पेपर 1 में पीपल डेवलपमेंट छोड़ दें, क्या हायर एजुकेशन, ये डिफिकल्ट लगता है यूनिट। अगर आपका ऐसा है ना कि आपके पास कम टाइम बचे, आपको इन यूनिट्स में कुछ छोड़ना ही है, तो देन आई विल सुजेस्ट कि आप इन यूनिट्स के सिर्फ पीवाईक्यूज कर लीजिए, ठीक है। नहीं हो रहे आपसे कोई एक आधा यूनिट ऐसा है पेपर 2 में या पेपर 1 में जो आपसे नहीं हो पा रहे, जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, एंड टाइम आ गया, आप यूनिट छोड़ने का सोच रहे हैं, उससे बेटर है आप उसके सिर्फ पीवाईक्यूज लगा लीजिए। 2-3 साल के पीवाईक्यूज के आपके उस यूनिट से मैक्सिमम कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर उससे 5 क्वेश्चंस आएंगे तो आपके उसमें 2-3 क्वेश्चंस तो कम से कम ठीक हो जाएंगे, अगर आपने उसके पीवाईक्यूज अच्छे से किए हुए हैं तो ये फंडा रहता है। पूरा यूनिट छोड़ने का विचार छोड़ दीजिए। बच्चे बोलते हैं मैम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स यूनिट छोड़ दें, स्टैटिस्टिक्स वाला यूनिट छोड़ दें इकोनॉमिक्स में, नहीं, ठीक है। सो राइट सजेशन, यूनिट कभी भी पूरा छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। हमेशा इरेलीवेंट स्टफ को एलिमिनेट आप कर सकते हैं। ऐसा स्टफ जो आपको लग रहा है कि एनटीए इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, एनटीए इससे क्वेश्चंस नहीं पूछ रही, या जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, जिस पर टाइम आपका बहुत ज्यादा लग रहा है बट क्वेश्चंस उसमें से कुछ ज्यादा आने के कोई चांसेस नहीं है, प्रोबेबिलिटी आने की कम है, बट उस पर प्रोबेबिलिटी उन क्वेश्चंस की आने की कम है, बट आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, यू कैन एलिमिनेट दैट यूनिट्स, ठीक है। सो ये चीज, अच्छा, तो ये तो हो गया आपका
कि क्वेश्चंस आपको कैसे कैसे किन किन यूनिट से आने हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और है कि जो आपका पेपर 1 होता है, जैसे उसमें तो पता है कि आपको 5 क्वेश्चंस डाटा इंटरप्रिटेशन के आने होते हैं और 5 क्वेश्चंस कॉम्प्रीहेंशन के आने होते हैं। जो आपका पेपर 2 इकोनॉमिक्स होता है ना, इसमें भी आपके 10 क्वेश्चंस कॉम्प्रीहेंशन के आते हैं, ठीक है। पेपर 2 इकोनॉमिक्स में आपके 10 क्वेश्चंस पैसेज से यानी कि कॉम्प्रीहेंशन से आते हैं, यानी कि आपके 2 पैसेजेस जो हैं इसमें पूछे जाते हैं आपको पेपर 2 इकोनॉमिक्स में। ये वैरी कर सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है 2 ही पूछे जाएं, कई केसेस में 2 पूछे जाते हैं, कई केसेस में कई बार 1 ही पूछा जाता है। सो मतलब कहने का 1 से 2 पैसेजेस जो हैं वो आपको पेपर 2 इकोनॉमिक्स में पूछे जा सकते हैं। 1 भी पूछा जा सकता है, 5 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, 10 क्वेश्चन, 2 पैसेज भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर करके चलिएगा कि आपके पैसेजेस आएंगे एग्जाम में, पेपर 2 में भी आएंगे। अब ये तो हो गई सारी बात, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्या स्ट्रक्चर रहेगा। एक यहाँ पे बात और है कि एनटी है ना, कभी किसी यूनिट को पूरा नहीं छोड़ती। ऐसा नहीं है कि उस यूनिट से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। मतलब हर यूनिट से कम 1-2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो पूरा कोई यूनिट ही छोड़ दे, ऐसा भी नहीं होता। तो हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि एक पर्टिकुलर यूनिट से लिमिट से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, है ना। जैसे पेपर 1 में उन्होंने 5 का टारगेट लेके चला, एक यूनिट से 7 क्वेश्चन डाल दिए, ऐसा हो सकता है। बट ऐसा नहीं कि किसी दूसरे यूनिट से बिल्कुल ही नहीं आएगा, कुछ ना कुछ आ जाएगा। दूसरी चीज़, एक और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रही हूँ। जो आपका एग्जाम होता है ना, उसमें पेपर 1 का पैटर्न कहीं ना कहीं आपके पेपर 2 के पैटर्न पर डिपेंड करता है। यस, ये चीज़ सही है कि आपका पेपर 1 जो, जैसे अगर आपका पेपर 2 ईजी है, पेपर 2 जो है वो इतना डिफिकल्ट नहीं बन रहा, उसका लेवल ठीक ठाक है, तो वो पेपर 1 में ज़रूर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें डालेंगे, ऐसी चीज़ें डाल देंगे अनप्रिडिक्टेबल है। पीपल डेवलपमेंट से उठा के कुछ ऐसी चीज़ें हायर एजुकेशन की पूछ लेंगे जो कभी पढ़ी ना सुनी होंगी आपने, है ना। वो सिर्फ लेवल को मेंटेन करने के लिए चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो आप चीज़ देख के घबरा नहीं जाना कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, कभी कहाँ से आ गया। सोच के चलिएगा कि अगर आपका पेपर 2 डिफिकल्ट आया है तो पेपर 1 ईजी आने के चांसेस हैं, अगर आपका पेपर 2 ईजी है तो पेपर 1 डिफिकल्ट आने के चांसेस हैं, ठीक है। वो लेवल को मेंटेन करने के लिए उनको वो ऐसे कुछ क्वेश्चंस ऐड ऑन करने पड़ते हैं बीच में, जो आपने कभी ना पढ़े होंगे, कभी ना सुने होंगे। तो उनको क्वेश्चंस को पढ़ के अपने आप को डीमोटिवेट बिल्कुल भी करके नहीं चलना, क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन ही, यस, हो सकता है वो पहला क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में ऐसा हो जो बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल है, डिफिकल्ट है। उसको देख के डर जाते हैं बच्चे की, इतना डिफिकल्ट आने वाले क्वेश्चंस में क्या होगा, पहला क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट हो गया। तो नहीं, ऐसा नहीं होता, कभी सारे पेपर का लेवल सेम नहीं रहता, ठीक है, सेम नहीं रहता सारे पेपर का लेवल। ये चीज़ हो गई। अब एक मुझे और चीज़ पर आज डिस्कशन करनी है, द थिंग इज मीडियम पर। अब बहुत सारे लर्नर्स मीडियम का पूछते रहते हैं। तो वैसे तो जो एनटीए की नोटिफिकेशन आई थी ना, नोटिफिकेशन में उन्होंने ये साफ तौर पे लिखा हुआ था कि अगर आप अपना मीडियम हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो आपको पेपर जो है हिंदी में भी आएगा, और लैंग्वेज चेंज की ऑप्शन दिखी होगी, मतलब हिंदी तो इंग्लिश करने की ऑप्शन दिखी होगी, मतलब आप दोनों मीडियम्स में देख पाएंगे अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो। बट वहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो फिर पेपर आपको सिर्फ इंग्लिश में ही मिलेगा, फिर लैंग्वेज चेंज करने की ऑप्शन नहीं आएगी। ये चीज़ लिखी हुई थी एनटीए की नोटिफिकेशन में, बट ऐसा हुआ नहीं था पिछली बार, क्योंकि जिन बच्चों ने सिर्फ इंग्लिश सेलेक्ट किया था उनको भी उन्होंने लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन दे दिया था। यानी कि चाहे आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं, हिंदी सेलेक्ट करते हैं, किसी भी मीडियम से है, आपको ऐसा कोई मीडियम का दिक्कत नहीं आएगा, आपको मीडियम चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो भी आपका मीडियम है उसके अकॉर्डिंग आप उस क्वेश्चन को पढ़ के आंसर दे सकते हैं, ठीक है, ये चीज़। और बहुत सारे लर्नर्स को ये चीज़ ना पता ही नहीं, कई बार क्या करते हैं लर्नर्स, इंग्लिश मीडियम है उनका, ठीक है, इंग्लिश में सारे क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाता है जो उनको इंग्लिश में समझ नहीं आता है ना, तो उनको ये चीज़ नहीं भूल जाती है या पता ही नहीं होती कि वो इसका मीडियम चेंज करके इस चीज़ को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी उनके पास अवेलेबल है, और सेम हिंदी मीडियम के लिए इंग्लिश भी उनके पास अवेलेबल होती है। कई बार अगर किसी चीज़ को हिंदी में समझने में दिक्कत आ रही है, वो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख सकते हैं, सेम इंग्लिश वाले हिंदी देख सकते हैं। ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अब इसके बाद पैटर्न जो है ना आपका एग्जाम का, यू कैन से डिफ़िकल्टी लेवल, हर बार लर्नर्स बोलते हैं कि मैम पिछली बार से बढ़ गया, पिछली बार से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, पिछली बार से ज़्यादा टफ था। हर बार एग्ज़ाम का लेवल कहीं ना कहीं ऐसा लगता है सभी लर्नर्स को कि एनटीए बढ़ा ही जा रहा है। नो डाउट इसमें हो सकता है, हर बार कम्प्लेक्सिटी क्वेश्चंस की बढ़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं वो पढ़ रहे हैं, आप सबको कोचिंग्स की फैसिलिटीज़ मिल रही है, अब तो सोर्सेज इतने ज़्यादा हो गए हैं,
एक टाइम था जब यूजीसी नेट क्लियर करने के लिए कोई ऑनलाइन सोर्स था ही नहीं, अब तो सोर्सेज भरे भरे पड़े हैं ना। मेरे जो इकोनॉमिक्स के लर्नर्स हैं उनको मैंने अपनी एक यूजीसी नेट की बुक प्रोवाइड कर दी हुई है, और उस बुक से कितना सारा पेपर आपको इकोनॉमिक्स का आता है। तो वो कहीं ना कहीं जितने ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल होते जा रहे हैं, जितने ज़्यादा एजुकेटर्स आपको अवेलेबल होते जा रहे हैं, उस चीज़ को देखते हुए एनटीए का लेवल, यूजीसी नेट का लेवल भी आपका कहीं ना कहीं बढ़ता नज़र आ रहा है। ठीक है ना, कि स्टूडेंट्स के पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, अगर उसका लेवल ही नहीं बढ़ेगा फिर तो कितने बच्चे नेट क्लियर कर लेंगे, कट ऑफ कहाँ पहुँच जाएगा, है ना। तो उस चीज़ को देखते हुए एनटीए कहीं ना कहीं लेवल जो है क्वेश्चंस का वो बढ़ा रहा है। पेपर 1 का लेवल पहले से बहुत बड़ा है, पेपर 1 का मतलब पेपर 2 से ज़्यादा पेपर 1 का लेवल बड़ा हुआ देखने को मिला पिछली बार से। तो बट इन चीज़ों से आपको घबराना नहीं है, बिकॉज अगर लेवल सिर्फ आपके लिए नहीं बढ़ा, सबके लिए बढ़ा है। जितने सोर्सेज आपके पास है पढ़ने के लिए, उतने सोर्सेज दूसरों के पास है। जो हो रहा है सबके साथ हो रहा है, आपके अकेले के साथ नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मुझे आज की क्लास में आपको बतानी थी, आपके कुछ डाउट्स दूर करने थे कि आपको किसी पर्टिकुलर यूनिट को छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि एग्जाम में यूनिट को वेटेज सेम नहीं दी जाती कभी भी। हमेशा एनटीए की मर्जी होती है, वो किसी यूनिट से ज़्यादा कम क्वेश्चंस डाल सकता है। ठीक है, तो बाकी मैंने डिटेल्ड स्ट्रैटेजी भी बनाई हुई है कि पूरी आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, 1 महीने की स्ट्रैटेजी, 2 महीने की स्ट्रैटेजी, अलग अलग वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने पूरा कंप्लीट डिस्कशन किया हुआ है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या क्या छोड़ने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर भी मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं, पेपर 1 पेपर 2 इकोनॉमिक्स। तो वो आप वीडियोज़ इस चैनल पर जाके ज़रूर देख सकते हैं। सो अगर आपको अच्छा लगा जानकारी, लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।